Yeah, hi guys, good evening everyone. Can you hear me and are you able to see the screen? Just give me a moment. Yes, people able to see the screen? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So in the last lecture we had completed the chapter, right? If you can please confirm what was the last thing we had done? आपके बुक्स में क्या लिखा है आप लोगों ने? Complex reactions. Complex reactions. Okay, just let me check. Just give me a moment, guys. Yes, sir. Yeah, guys, sorry to keep you waiting. Please confirm what you see on the screen. Was this the last thing we had done? Yes. Okay, great. तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? देखो, अपन ने मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर सब कुछ कंप्लीट कर लिया है. अभी सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बचता है, समथिंग कॉल्ड एज कोलिजन थियरी and something called as the Arrhenius equation. So what we will do today is we'll finish this chapter. Okay, and once we finish this chapter we'll take up the numericals that you guys have shared with me on WhatsApp. तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पर आज का अपना टारगेट है टू फिनिश द चैप्टर. ओके, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया है. अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, समथिंग कॉल्ड एज अ कोलिजन थियरी. सॉरी, सो कोलिजन थियरी क्या है पता है? इट गिव्स अस रिक्वायरमेंट्स फॉर अ रिएक्शन टू अकर. मतलब एक रिएक्शन को होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो अपने को कोलिजन थियरी से मिलती
है. Okay, and just for your information, collision theory, a very straightforward CET level question. It is applicable only for bimolecular elementary reactions. कोई बता सकता है what is bimolecular? Anybody? Easy. Bimolecular अपन डिस्कस कर चुके हैं ये पिछले लेक्चर्स में. Public, bimolecular, easy. टू मॉलिक्यूल, एब्सोल्युटली 2 मॉलिक्यूल्स. और कोई बता सकता है एलिमेंट्री मतलब क्या? ये भी अपन पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एंड एलिमेंट्री रिएक्शंस. One step reaction. वन स्टेप रिएक्शन, एक नंबर. चलो बढ़िया. So now we know what is a bimolecular elementary reaction. It's 2 molecules and 1 step. अब ये पॉइंट क्यों है ये मैं आपको आफ्टर द थियरी वापस पूछूंगा. आप मुझे सोच समझ के आंसर दीजिएगा कि सर व्हाई इज इट एप्लीकेबल फॉर बायमोलिकुलर रिएक्शंस. लेट्स सी whether you guys can identify. Okay, so collision theory, यहाँ पे मैं थियरी लिख देता हूँ और सॉरी यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख देता हूँ. आप लोगों ने लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया है कभी? एंड पब्लिक, कैन वी हैव द वीडियोस ऑन प्लीज? थोड़ा ऐसा मुझे स्क्रीन के साथ बात करने को पसंद नहीं है. आई वुड प्रेफर टू टॉक टू ह्यूमन बीइंग्स. Yes, others, please switch on your videos. Okay, so reaction and train. Have you guys traveled in a train before? Yes. Yes, sir. Yes. ट्रेन में झगड़ा होते हुए देखा है? झगड़ा आप लोगों ने किया भी होगा शायद. झगड़े कोई बता सकता है ट्रेन में झगड़ा क्यों होता है, मतलब आपके हिसाब से? हाँ सर किए हैं. भीड़ की वजह से होता है. मतलब ऐसा हो सकता है ना कि यार धक्का काहे को मारा करके. सीट के लिए तो ठीक है, सीट तो अंदर जाने के बाद होगा, पहले अंदर तो पहुंच. बराबर है. सो द थिंग इज कि ट्रेन में जो धक्का लगने की वजह से झगड़ा होता है. अभी ये सामने मेरे गौरांग है, वो शायद किसी से बात कर रहा है, पर अज्यूम करते हैं गौरांग सामने से चल के जा रहा है, मैं सामने से चल के जा रहा हूँ. ओके, प्यार से चल के जा रहे हैं तो थोड़ी एक दूसरे को ऐसे ही बजा देंगे हम लोग? नहीं बजाएंगे. ओके, हम लोग क्या, अगर धक्का वक्का लगा कुछ तो झगड़ा कर सकते हैं अपन कि यार धक्का काहे को मारा करके. बराबर है. तो सबसे पहला जो रीजन है झगड़ा होने का, दैट इज धक्का लगना. ओके, सो एज वी नो कि ट्रेन में जब झगड़ा होना चाहिए तो धक्का लगना जरूरी है. ओके, अ फाइट इन द ट्रेन. धक्का लगने को अपन केमिस्ट्री में कहेंगे कोलिजन. दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होना बहुत जरूरी है. ओके, अभी मेरे को बताओ, आपको भी ट्रेन में ट्रैवल करते करते काफी बार छोटे मोटे धक्के लगे रहेंगे. क्या आपने हर धक्के पे झगड़ा किया है? नहीं सर. एग्जैक्टली क्यों नहीं किया होगा? कोई बता सकता है? आपको भी तो धक्के लगे हैं. तो सभी को लग रहा है इसके लिए. मतलब सब अगर जेडबलई में फेल हो रहे हैं तो अपन भी होंगे, चलेगा क्या? तो मोस्टली देंगे अगर ट्रेन चल रही है ऐसा जर्क हुआ तो मोस्टली ऐसे ही हाँ, होता है. छोटा मोटा धक्का लगता है. बराबर है. चलो आई विल टेक दैट आंसर इन दिस वे कि छोटा मोटा धक्का तो इधर उधर चलते वलते लग जाता है. आर यू ओके विद दिस? छोटा मोटा धक्का, हर धक्के पे थोड़ी झगड़ा करते बैठेंगे गाइस. यस और नो? यस सर. ओके, लेकिन अगर वो धक्का जोर से लगा तो एक आध गाली तो बनती है. तो धक्का लगना इज इम्पोर्टेंट, बट एट द सेम टाइम जोर से धक्का लगना भी इम्पोर्टेंट है. जोर से लगना मतलब
एनर्जी भी सही होनी चाहिए। कोलिजन तो ठीक ही है, कोलिजन के साथ साथ एनर्जी भी सही होनी चाहिए। गाइस इधर तक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes. ओके। फिर ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि आपको किसी ने धक्का मारा और आपको जोर से मारा, फिर भी आपने उसके साथ झगड़ा नहीं किया। कोई बता सकता है इसका क्या रीजन हो सकता है? यस पब्लिक, कोई बता सकता है क्या रीजन हो सकता है? अपना स्टेशन आ गया नहीं, उसके लिए नहीं। एनीबडी एल्स? सर उसका टेम्पर ज्यादा होगा। उसका टेम्पर ज्यादा होगा? नहीं। एनीबडी एल्स? रेजिस्ट कर लिया गुस्से को, चलो ठीक है, आज लड़ने का मूड नहीं है, चलो फेयर इनफ, आई आई टेक योर आंसर्स, बट लेट उसका केमिस्ट्री से थोड़ा रिलेशन नहीं है। चलो लेट मी पुट इट दिस वे, आई विल गिव यू वन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। अपन सब मोस्टली सब मीरा रोड में रहते हैं, तो अगर अपने को ऐसे दादर वादर साइड जाना है तो अपने को विरार या भाईंदर से शुरू होने वाली ट्रेन पकड़नी पड़ती है। अभी विरार वाली ट्रेन आपको पता है ऑलरेडी बहुत पैक्ड आती है। आई एम प्रीटी श्योर सब लोग ने दिन में जिंदगी में एक बार तो विरार से आती हुई ट्रेन्स देखी ही होंगी। तो अज्यूम करो आपका बोर्ड एग्जाम है, ओके, यहाँ से विरार वाली ट्रेन आ रही है, आपको शायद अंधेरी या बांद्रा जाना है, कोई तो कॉलेज में आपका सेंटर है, ओके, और आप यहाँ पर खड़े हो, अभी ट्रेन आ रही है, और यहाँ पे पीछे एक बहुत बड़े से अंकल खड़े हैं, आपसे थोड़े साइज में भी बड़े हैं, ओके, और ट्रेन आई फुल पैक्ड है और आपको एग्जाम देने जाना है। ये अंकल ने आपको धक्का मारा और जोर से भी मारा, मतलब दोनों किया आपको, पॉइंट वन पॉइंट टू, धक्का भी मारा और जोर से भी मारा, पर फिर भी आपने ये अंकल के साथ झगड़ा नहीं किया। कोई बता सकता है क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि एग्जाम इम्पोर्टेंट। क्योंकि सर जानबूझ के धक्का नहीं मारा होगा उसने, लग गया होगा। एग्जाम इम्पोर्टेंट थी, जानबूझ के धक्का नहीं मारा होगा उसने। ओके, सर अंकल बड़े ना एज में, उनको कैसा बोलेंगे? अंकल बड़े तू हैं तो रिस्पेक्ट के लिए, चलो वो भी सही बात है। चलो अभी मैं आपको उल्टा बोलूं क्या, आप अंकल को चिल्लाएंगे नहीं, आप झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि विरार से आई हुई एकदम पैक्ड ट्रेन थी, वो अंकल के धक्के के वजह से आपको ट्रेन में चढ़ने मिला। तो इनफैक्ट आप गाली देने के बदले अंकल को थैंक यू बोलेंगे, अरे थैंक यू अंकल, आपकी वजह से चढ़ गया, वरना मेरा एग्जाम छूट जाता। पब्लिक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। बराबर है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इमेजिन करो सेम सिचुएशन है, विरार से लोकल आ रही है, आपको अंधेरी बांद्रा जाना है, आप इधर खड़े हो अंदर जाने के लिए, और अंदर से एक अंकल अभी आपको बाहर निकलते समय वो धक्का मार रहा है, आपको जोर से भी मार रहा है, धक्का भी मार रहा है, तो अब मुझे बताओ अब झगड़ा होएगा कि नहीं होएगा? होगा। आज सर आज एग्जाम नहीं दूंगा, लेकिन आज इसको मार के जाऊंगा, ओके। यहाँ पे और यहाँ पे फर्क क्या है, किसी कोई बता सकता है क्या फर्क है दोनों में? यस पब्लिक, कोई बता सकता है क्या फर्क है दोनों में? एक ने मुझे मेरे गोल तक पहुंचने के लिए हेल्प की और दूसरे ने अपोज किया, बराबर है। कैन आई जस्ट सिंपली से दैट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है? यस सर। बस खत्म हो गया डिस्कशन। डायरेक्शन होना भी जरूरी है, ओके, जोर से धक्का लगना चाहिए, साथ साथ में सही डायरेक्शन भी होना चाहिए। डायरेक्शन को हम केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं ओरिएंटेशन, ओके, डायरेक्शन को हम केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं ओरिएंटेशन। सो सिंपल भाषा में मैं कहना चाहूँ तो एक रिएक्शन को होने के लिए ये तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। कौन सी तीन चीज़ें हैं? कोलिजन, एनर्जी एंड ओरिएंटेशन। ये तीन में से अगर एक भी चीज़ मिसिंग होएगी ना, तो अपना रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा।
ओके आप लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स चैप्टर किया है? Yes, sir. उसमें शायद देखा होगा आप लोगों ने समथिंग कॉल्ड एज फ्रंट साइड अटैक एंड बैक साइड अटैक, सुना है ऐसा कुछ? Yes, sir. Yes, एग्जैक्टली sir. वही ओरिएंटेशन है कि भाई इधर से अगर अपन अटैक करेंगे तो बल्कि ग्रुप बीच में आ जाएगा, ऐसा कुछ याद होगा शायद आप लोगों को, वो टर्शियरी मिथाइल ग्रुप बीच में आता है, याद है ऐसा कुछ? हाँ सर. ये 4 कार्बन है और इधर एक हाइड्रोजन है, तो जो वो एक्स है वो आपको यहाँ से अटैक करेगा, वो यहाँ से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप बैठा है। सो यही चीज को हम ओरिएंटेशन कहते हैं। पब्लिक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ओके चलो कोई मुझे बता सकता है कि अभी ये वाला पॉइंट क्यों एप्लीकेबल है? व्हाई इज इट एप्लीकेबल ओनली फॉर बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शंस? यस एनीबॉडी? एक प्लेन में होगा नो समथिंग एल्स? सर क्योंकि 2 लोग ही है और थर्ड पर्सन नहीं है, चलो आई आई आंसर दिस इन दिस वे कि 2 लोगों का फेस टू फेस आना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है या 3 लोगों का फेस टू फेस आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? पब्लिक अभी आपको अगर मारामारी करनी है, देखो ये और ये हेड ऑन कोलिजन हुआ और ये बंदा बीच में आ गया अगर, तो इसमें इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा या ये दोनों का इम्पैक्ट ज्यादा होगा? 2 लोग का impact. हाँ अगर आपको झगड़ा करना है किसी के साथ यहाँ पे, तो आप अगर बी को फेस करके खड़े हो तो आप सी के साथ झगड़ा कर पाओगे क्या? नहीं ना। तो the thing is you can fight with one person at one time, you cannot fight with 2 people at the same time because आपका orientation match नहीं होगा. Okay, and therefore it is applicable for bimolecular reactions and not trimolecular. तो common question ये आता है कि why is it applicable for bimolecular reactions? तो आप लिखेंगे कि probability ज्यादा है. Okay, bimolecular collisions की probability ज्यादा है. bimolecular reactions उसके इफेक्टिव कोलिजन्स जो होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन मतलब अच्छे खासे वाले जो काम के कोलिजन्स है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. ओके प्लीज राइट दिस डाउन कोलिजन थियरी, फिर एक छोटा सा डेरिवेशन है. Let me know once you guys are done writing.
Are we done? Yes. Others done writing? Yes, sir. Okay. तो अभी कोलिजन थियरी के बेसिस पे देर इज अ पर्टिकुलर स्मॉल डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, तो अपन फॉर्मूला ही डिस्कस करेंगे सीधा. ओके, द फॉर्मूला गोज समथिंग लाइक दिस कि there is something called as Z, which is called collision frequency. Then there is something called as F, which is the fraction of collisions with proper energy. And then there is something called as P, which is fraction of collisions with proper orientation. Okay. Now, according to the collision theory, K, which is our rate constant, K is equals to FPZ. This is according to the collision theory. और फिर एक साइंटिस्ट है अरीनियस, शायद आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा. अरीनियस बोलता है कि जो P और Z है उसको अपन कैपिटल A बोलेंगे. वी विल कॉल इट एज द अरीनियस फैक्टर. We will also call it as a pre-exponential factor, and we will also call it as a frequency factor. Please do not get confused between any of these three terms. ये तीनों के मतलब सेम है. Okay, which is capital A. Okay, and एक और साइंटिस्ट है कॉल्ड बोल्ट्जमैन. वो उसका बोल्ट्जमैन फैक्टर देता है F इज इक्वल्स टू E रेज टू माइनस EA अपॉन RT. ये एक वो फॉर्मूला देता है विच इज F इज इक्वल्स टू E रेज टू माइनस EA अपॉन RT, विच इज अ बोल्ट्जमैन फैक्टर. तो कोई मेरे को बताएगा कि अभी कोलिजन थियरी का फॉर्मूला कैसा लगेगा? एनीबडी? K is equal to E E upon EART into A. वेरी गुड, वेरी गुड. PZ के बदले अपन कैपिटल A लिख देंगे और E रेज टू माइनस EA अपॉन RT ऐसे लिखेंगे. ये हो जाएगा. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ अरीनियस इक्वेशन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सर ये वीडियो लेक्चर्स आप अपलोड करते हो? हाँ बेटा. Actually मेरा I am new in this lecture now, so that's why I'm asking, because अब I have halfway some through ले रहे previous हो. lectures. I think I have already shared the link with ma'am. एक बार चेक कर लीजिएगा. अगर नहीं मिला है तो मैं फिर से रीशेयर कर दूंगा. Okay, sure, thank you. Okay, yeah, sure. So guys, एक काम करो, इतना लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये EAR और वो सब क्या सीन है. एक एक करके we'll discuss the term. First write down this formula. फिर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अपन लॉगरिथमिक फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे.
We done writing? No, sir. Guys, done writing? Yes. Okay. Public, others done writing? Yes, sir. ओके, तो अभी देखो इसको ग्राफिकली देखते हैं. ऑलराइट, नाउ इफ वी हैव अ रिएक्शन ए बी प्लस सी गिव्स अस ए सी प्लस बी. ऐसा अगर एक रिएक्शन है, आपको क्लियरली दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि बी को सब्स्टिट्यूट करके वहां पे सी बैठा है. ओके, आपको पता है कि इन दोनों का कोलिजन होना बहुत जरूरी है. ऑलराइट, तभी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा. मुझे बताओ, ए बी का अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और सी का अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और अगर इन दोनों को नजदीक आना है, बहुत क्लियरली कह रहा हूं, इन दोनों को नजदीक आना है, और अगर ए बी का इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो सी का इलेक्ट्रॉन क्लाउड का चार्ज क्या होगा? यस, दोनों को नजदीक आना है. ए बी का इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिवली चार्ज है, तो सी का इलेक्ट्रॉन क्लाउड Positive. पॉजिटिव. एवरीवन ओके विद दिस? Yes. कभी इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव सुना है? हाँ सुना है. अरे बाप रे, कब सुना है बे? नहीं सुना है. ये कौन सी स्कूल में सिखाया था? क्या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी की बात कर रहे हो आप? इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव होते हैं? नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं. तो मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना. अभी आप लोग मुझे बताए क्या कि सर अगर नहीं ए नहीं, बी का मुझे लगा इलेक्ट्रॉन आप नेगेटिव है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात आई कर एम रहे नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एट ऑल. आई एम प्योरली टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज व्हिच इज ऑलवेज Negative. हो. नेगेटिव. नेगेटिव. ओके, तो अभी मेरे को बताओ पब्लिक, ये दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होएगा या रिपल्शन होएगा? Repulsion होगा. रिपल्शन होएगा. तो रिपल्शन होएगा तो ये लोग टकरा नहीं पाएंगे. तो अपन फिर इन दैट केस क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू सप्लाई सम एनर्जी. Okay, we'll have to supply some energy so that they can overcome the forces of repulsion. अभी इसको मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ. ये रहा अपना ग्राफ. ओके, ये अपने रिएक्टेंट से ए बी और सी. दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ द रिएक्टेंट. ई आर लिखता हूं मैं यहाँ पर. ओके, एनर्जी लेवल ऑफ द रिएक्टेंट. ओके, दिस ग्राफ ऑन द वाई एक्सिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ऑन द एक्स एक्सिस इज टाइम. ओके, अभी अपन ने एनर्जी सप्लाई किया, तो एनर्जी सप्लाई किया है तो ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज होगा, यस और नो? क्या? पब्लिक, Yes. अपन देखो ये सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो अपन सिस्टम को अगर एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज होगा, यस और नो? Yes. बाकी लोग? Yes sir. इंक्रीज होएगा. ओके, एक लेवल आएगा, एक पर्टिकुलर लेवल आएगा व्हेन द एनर्जी इज इनफ, और उस समय क्या होगा? ए और बी का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और ए और सी का बॉन्ड फॉर्म होगा. दिस पर्टिकुलर स्टेट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन स्टेट. एनीबडी फॉर द वर्ड ट्रांजिशन? इंग्लिश में ट्रांजिशन का मतलब क्या? ट्रांजिशन मीन्स चेंज. ओके, अभी ए का जो पार्टनर है वो पहले बी था, अब उसकी जिंदगी में चेंज आ रहा है और अभी वो नया पार्टनर पे जा रहा है सी पे.
ओके, और ए और बी का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ए और सी का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और जब ये फॉर्म और सब झगड़ा वगड़ा मारा मारी होने के बाद, रिलेशनशिप ब्रेकअप या होने के बाद, फाइनली जब सब हो जाता है तो टाइम के साथ धीरे धीरे एनर्जी भी नीचे आ जाती है। ओके, जैसे हम कहते हैं कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है, तो बस, तो इवेंचुअली दैट ग्राफ विल कम डाउन। सॉरी, नॉट गेटिंग इट। Okay, eventually that graph will come down like this. This is your energy level of the product, which is A, C plus B. Public इधर तक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes or no? Yes, sir. Okay, तो आप लोगों ने, अपन ने जो एनर्जी सप्लाई की थी वो कहाँ से कहाँ तक थी? इतनी एनर्जी उनके पास पहले से थी, हाँ या ना? अपन ने इतना सप्लाई किया, एक्स्ट्रा एनर्जी. This energy is called as EA, which is called as activation energy. जितना अपन सप्लाई कर रहे हैं ना रिएक्शन को होने के लिए, वो एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. इन वर्ड्स आई कैन राइट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन. और ये दोनों के बीच में थोड़ा सा एनर्जी का डिफरेंस है, एनर्जी लेवल का. वो जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है उसको हम कहते हैं डेल्टा एच, विच इज कॉल्ड एज एंथैल्पी. एंथैल्पी क्या है ये हम थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे. आई थिंक सीबीएसई वालों को शायद पता होगा, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स उनका 11th स्टैंडर्ड में ही हो जाता है, तो शायद उन्होंने देखा होगा. बट स्टेट बोर्ड वाले अगर यहाँ पर है, आप टेंशन मत लो, थर्मो डिस्कस करेंगे तभी एंथैल्पी पता चलेगा. एंड दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन स्टेट, उसका जो एनर्जी लेवल है उसको मैं कहूँगा ET. पब्लिक एक सब लोग एक साथ वापस ध्यान से देखो. ये अपना रिएक्टेंट का एनर्जी था, वो लोग कोलाइड नहीं हो रहे थे, इसलिए अपन ने एनर्जी सप्लाई किया. धीरे धीरे वो एनर्जी ऊपर गई. फाइनली क्या हुआ? ट्रांजिशन स्टेट आया. उनके पास उतनी एनर्जी हो गई काफ़ी ताकि रिएक्शन हो सके. ओके, ट्रांजिशन स्टेट आया. ट्रांजिशन स्टेट आने के बाद क्या हुआ? वो लोग ने अपना अपना बॉन्ड्स ब्रेक किया, जिसके साथ फॉर्म करना था फॉर्म किया, और बाद में वापस आके नीचे बैठ गए अपने अपने हिसाब से. इस दौरान अपन ने जो एनर्जी सप्लाई की थी वो एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, ए बी और सी का जो एनर्जी लेवल है दैट इज द एनर्जी लेवल ऑफ द रिएक्टेंट, और ए सी और बी का जो एनर्जी लेवल है दैट इज द एनर्जी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट. इनके बीच में जो डिफरेंस आता है दैट इज योर एंथैल्पी, and the energy level of the transition state is called as ET. okay, इतना. अभी मेरे को बताओ, जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना EA, एक्टिवेशन एनर्जी, जो प्रणव सर है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को पासिंग मार्क्स भी बोलते हैं. ओके सर, पासिंग मार्क्स काहे को बोलते हो आप इसको? तो चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ. अगर अपन ने क्लास में टेस्ट लिया, 100 मार्क का एग्जाम था, और मैं बोलता हूँ 50 मार्क पासिंग है. ओके, तो महक अगर आपको 50 आया तो आप पास हुए या फेल हुए? महक है क्या यहाँ पे? यस सर. महक, आपको पेपर में 50 मार्क आया, 50 पासिंग था, आपको 50 आया, तो आप पास हुए या फेल हुए? सर पास हुए. पास हुए ना? जी. ओके, चलो, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस. अफान है यहाँ पे? अफान खाना खा रहा है शायद, या खा रही है, पता नहीं. अमान है? अमान? यस सर. अमान, अगर आपको 55 आया, आप पास हुए या फेल हुए? सर पास हुआ ना. पास हुआ. पूछ रहा है, बता रहा है? बता रहा हूँ. बता रहा है, तो ठीक है. मंतशा, यू गॉट 80. डिड यू पास और फेल? पास. मम्मी पापा चिल्लाएंगे नहीं ना बेटा 50 लाना था, 80 का को लाया? नहीं ना? ओके. अभी गलती से अभी आप सोचो, अगर मुझे 49 आया तो मैं पास हुआ या फेल हुआ? कितने में से? फेल हो गया ना. तो यही देखा जाता है कि सर पासिंग मार्क्स और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत सेम है, क्योंकि आप 50 मार्क्स से ज्यादा दे दोगे तो चलेगा, लेकिन 1 मार्क भी कम नहीं देने का. वही एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी है कि कम से कम 50 जूल का एनर्जी चाहिए, तो 50 से ज्यादा दोगे तो चलेगा,
लेकिन 50 से एक भी जूल कम दिया तो रिएक्शन नहीं होगा। पब्लिक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. इसीलिए एक्टिवेशन एनर्जी को मैं क्या कहता हूँ? पासिंग मार्क्स। ओके, ये जो ग्राफ है ये शायद आप लोगों ने देखा होगा, SN2 रिएक्शन का ग्राफ है ये, किसी को याद हो तो। हाँ सर। ओके, प्लीज राइट दिस डाउन, ड्रॉ दिस ग्राफ। नहीं समझा तो प्लीज पूछो। सर वापस से एक्सप्लेन। या श्योर। सो जैसे मैं कह रहा था कि ए बी और सी को आपस में कोलाइड करना है। ओके, और कोलाइड करने के टाइम पे उनका रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है इसलिए वो लोग टकरा नहीं पा रहे। 49.99 आया तो भी नहीं चलेगा बेटा, पासिंग मार्क 50 है, 50 जूल लेने का। अप्रोक्स क्या है? अप्रोक्स अपने हिसाब से लेते, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं लेते, बराबर है? हाँ हाँ सर। ओके, जो जिसने भी पूछा है 49.99 आया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अब्दुल्ला। तो वापस से मैं बोल रहा हूँ कि ए बी और सी जो है आपस में कोलाइड नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए अपन ने एनर्जी सप्लाई किया, और क्योंकि अपन ने एनर्जी सप्लाई किया वो ग्राफ आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। फिर एक पॉइंट पे उनका रिएक्शन हो गया और फिर वो रिएक्शन होने के बाद नीचे आए। ओके, अब ये नीचे जो आए हैं वो इतना नीचे आ सकते हैं, देखो तीनों टाइप के ग्राफ पॉसिबल है, सेम लेवल पे भी आ सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, और ऊपर भी रह सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो डेल्टा एच है कोई रिएक्शन में चेंज नहीं है तो जीरो रहेगा। यहाँ पर जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होगा, और ये जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होगा। वो क्या होगा वो मैं 2 मिनट के बाद बताता हूँ। ओके, बट ऐसे तीनों ग्राफ पॉसिबल है। सर ने ये एक ग्राफ बनाया, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एक ही ग्राफ हो सकता है। ऑलराइट, तो अपन ने जो एनर्जी सप्लाई की थी ये रिएक्शन होने के लिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कि भाई इतनी एनर्जी तो देनी ही है, इससे ज्यादा दोगे बिंदास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी रिएक्शन आगे बढ़ेगा, लेकिन इतना एनर्जी तो कम से कम सप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और फिर फाइनली जब ये ग्राफ नीचे आता है तो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज योर एंथैल्पी। ये डिसाइड करता है वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ओके, और जैसा मैंने कहा कि एक्टिवेशन एनर्जी को मैं पासिंग मार्क्स भी कहता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ गया है पासिंग मार्क्स क्या होता है, कि कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा, इससे कम दोगे तो नहीं चलेगा। आर यू ओके विद दिस? प्लीज राइट दिस डाउन। यस। Let me know once you guys are done.
Guys, are we done? Public, Yes, sir. Done. are we done writing? Yes, sir. ओके अभी देखो ये जो ग्राफ है ना इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करके हाउ हाउ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आर आस्क्ड ओके सो लेट्स सी यू कैन हैव अ ग्राफ एज आई सेड ऑफ प्राइमरीली टू टाइप्स ये तीसरा जो है वो सिर्फ ऐड ऑन है एक ग्राफ ऐसा हो सकता है एक ग्राफ ऐसा हो सकता है दूसरा तीसरा ग्राफ ऐसा हो सकता है ओके इसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो एनर्जी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट है वो कम है और एनर्जी लेवल ऑफ द रिएक्टेंट है वो ज्यादा है कॉमन सेंस मुझे ये बताओ ईपी माइनस ईआर तो डेल्टा एच ही आएगा ऑफ कोर्स बट ये वाले केस में जब ईपी की वैल्यू कम है और ईआर की वैल्यू ज्यादा है तो ये फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा नेगेटिव नेगेटिव आएगा छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर कर रहे इसलिए ओके और ये कब होगा जब रिएक्टेंट्स ने एनर्जी रिलीज की रहेगी या अब्जॉर्ब की रहेगी रिलीज की होगी एग्जैक्टली आप जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाते हो और आपकी एनर्जी कम होती है इसका यही मतलब है कि आपने एनर्जी दी है यस और नो यार पब्लिक यार यस नो हाँ ना मतलब क्या ही कुछ कुछ तो बताओ यार हाँ सर तो अगर आपने एनर्जी रिलीज की है तो इट इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ओके ठीक उसी तरह यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एनर्जी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी लेवल ऑफ द रिएक्टेंट ईपी माइनस ईआर इस बार भी डेल्टा एच ही है लेकिन इस बार पॉजिटिव है क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू बड़ी है और रिएक्टेंट की छोटी है एंड देयरफॉर इट विल बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन और यहाँ पे डेल्टा एच वैल्यू 0 आएगी क्योंकि ईपी इज इक्वल्स टू ईआर है ओके ये वाला जो है ये थोड़ा एक्सेप्शनल से ज्यादा मतलब ये कॉमनली आस्क्ड नहीं है ये वाले पहले दो केसेस में एक और चीज पूछी जाती है देखो जब रिएक्शन आगे जा रहा था देख डू यू गाइज अग्री दैट ये ट्रांजिशन स्टेट कॉमन है बराबर है ये जो पीक है वो क्या है उसको हमने क्या नाम दिया था यस पब्लिक वो पीक को नाम क्या दिया था कोई है या चला गया सब है सर हाँ तो पीक का Transition नाम state. बोलना यार ये पीक को नाम क्या दिया है अपन ने देखो जरा क्या नाम है ये it is a transition state okay so this is a transition state this is also the transition state एनर्जी रिएक्टेंट की देखो यहाँ पर है मैं ग्राफ नंबर 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब लोग 1 पे देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एनर्जी है दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी मैं EF लिखता हूँ F स्टैंड्स फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अगर ये रिएक्शन उल्टा आता तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाता यस और नो पब्लिक Yes, sir. ओके ये यहाँ से यहाँ तक हो जाता जस्ट अ मोमेंट माय मार्कर इज नॉट वर्किंग गिव मी अ मोमेंट तो सिर्फ मेरे को देख के बताओ अगर उसको नाम मैंने EB दिया वो लाइन को प्रोडक्ट से जो साइड से बनाई है वो तो मुझे बता सकता है क्योंकि कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है EB बड़ा होगा या EF बड़ा होगा इसको अगर मैं EB बोलता हूँ तो कौन सा वैल्यू बड़ा है EB या EF TB. EB बड़ा है ना यस
Eb बड़ा है, इसका मतलब ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में, अरे रे, अच्छा इरेजर चालू था, ओके सॉरी। इसका मतलब ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर अ बैकवर्ड रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड उसी का उल्टा यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए EF है और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए EB है। इस बार कौन बड़ा है? इस बार बड़ा कौन है? EF बड़ा है ना? हाँ ओके और ये वाले लास्ट वाले केस में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड। ओके ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। जस्ट अ मोमेंट। ओके ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है CET में भी और एंट्रेंस के लिए भी, दूसरे एंट्रेंस के लिए भी। प्लीज ये ग्राफ्स बना लो, देख लो तीनों ग्राफ्स। ओके ट्रांजिशन स्टेट आपका कॉमन है, लेकिन यहाँ पे तीनों का प्रोडक्ट्स, ये दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, इसलिए डेल्टा H 0 आएगा। सर ये जो आप पढ़ा रहे हो एनसीईआरटी की पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पे? मेरे को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। बेटा आई डोंट हैव द टेक्स्ट बुक विद मी, आई डोंट हैव द NCERT टेक्स्ट बुक विद मी राइट नाउ, सो मैं आपको स्पेसिफिकली बता नहीं पाऊंगा। दिस इज, ये जो पार्ट है ना, ये शायद आपके टेक्स्ट बुक में होगा भी नहीं, बिकॉज ये इस यही आएगा। ये ग्राफ दिख रहा हाँ है आपको text- एग्जैक्टली, ग्राफ नहीं दिख रहा है मुझे। ये वाला दिखा, बट जो आप अभी आपने बनाया ना वो नहीं दिखा। ये तीन नहीं दिखेंगे, ये कॉमनली डिस्कस नहीं किया जाता, ये टेक्सचुअल पार्ट नहीं है, अच्छा ये एंट्रेंस के लिए आता है। अच्छा आप ये लिख रहे थे, सॉरी, बना लो प्लीज। अभी डन? Done, sir. ओके अदर्स? डन। ओके तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि हम लोग ने जब ये ग्राफ शुरू किया, कोलिजन थियरी बनाया, उसके पहले आपको शायद ये फॉर्मूला याद होगा, अरेनियस इक्वेशन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो उसमें देखो EA था, यही अपना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अपन 11th स्टैंडर्ड से यूज करते आ रहे हैं।
T is of course the temperature और कैपिटल A क्या है वो तो आपको पता ही है. बट अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो इक्वेशन है K is equals to A e raised to minus EA upon RT, ये मुझे कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत होगी. तो इसको मैं क्या करूंगा, आई विल कन्वर्ट दिस इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म. पहले मैं नेचुरल लॉग लूंगा. नेचुरल लॉग इज लॉग ln. ओके, लॉग ऑन बोथ साइड्स. आपको शायद पता होगा कि जो नेचुरल लॉग होता है उसका बेस e होता है. तो लॉग k इज इक्वल्स टू लॉग a प्लस लॉग ऑफ e रेज टू माइनस EA अपॉन RT. ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा. यस और नो? Yes. Okay. Anybody who can tell me what is log of e to the base e? 1. 1. Very good. So 1 हो जाएगा माइनस EA अपॉन RT. और अभी हम लोग ln को log में कन्वर्ट करना चाहते हैं. तो कोई मुझे बता सकता है कि क्या फैक्टर है, कन्वर्टिंग फैक्टर? 2.303. वेरी गुड, वेरी गुड. 2.303. तो जैसे ही मैं यहाँ पे 2.303 दूंगा ये लॉग हो जाएगा. इसको भी 2.303 देना पड़ेगा, ये भी लॉग हो जाएगा माइनस EA अपॉन RT. अब ये 2.303 को मैं उस तरफ भेजूंगा दोनों के साथ डिवाइड करने के लिए. तो लॉग K इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग A अपॉन 2.303 माइनस EA अपॉन 2.303 RT. डू यू अग्री दैट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे? यस और नो? तो क्या Yes. बचेगा अभी? log K इज इक्वल्स टू log A माइनस EA अपॉन. Very good. This equation is called as Arrhenius equation in the logarithmic form. ये वाला इक्वेशन अपन सॉल्व करेंगे. ये वाला इक्वेशन अपन अपने न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं. प्लीज राइट दिस डाउन. फिर मैं आपको इसका एक नेक्स्ट डेरिवेशन बताता हूँ, इसका एक पार्ट ऑफ द डेरिवेशन. इतना लिख लीजिए. Let me know once you guys are done. सर ये एरेनियस इक्वेशन क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट कि कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड होने वाले हैं. ओके, और उससे अपने को K का वैल्यू मिलता है जिससे हम लोग रेट ऑफ द रिएक्शन ढूंढ सकते हैं. अगर आपको याद हो तो रेट वाज इक्वल्स टू K इनटू कंसंट्रेशन रेज टू X.
तो k की वैल्यू भी मिल सकती है, जिससे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन ढूंढ सकते हैं। अभी ये चैप्टर अगर आपका मतलब ये किसका डाउट था वैसे? मेरा था। मेरा मतलब कौन? अच्छा हाँ, तो यू आर न्यू राइट, यू सेड? यस। हाँ, so basically this entire chapter is dealing with only few things. One is to calculate the rate of reaction and to factors affecting the rate of reaction. These are the two major things that we are going to be dealing with. So यहाँ पर जो भी हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, that is all to calculate rate and factors affecting the rate of reaction. तो अरीनेस इक्वेशन से भी आपको k का वैल्यू मिलेगा, जो फाइनली रेट ऑफ द रिएक्शन के लिए हेल्प कर सकता है। ओके। Guys, done writing? Yes. Okay. Everybody else done writing? Yes, sir. यस सर। ओके अभी मुझे बताओ, आप लोगों ने केमिस्ट्री 2 तो काफी कुछ किया, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस लिखे रहेंगे जिंदगी में, स्कूल में, जूनियर कॉलेज में, अभी भी वैसे। एरो के ऊपर बहुत सारी कंडीशंस होती है, पता है? आप लोग जब भी एरो मारते हो, एरो के ऊपर बहुत सारी कंडीशंस होती है, किसी को पता है? आप लोगों ने लिखी रहेगी काफी सारी कंडीशंस, यस और नो? अच्छा शायद, ओके। YES is the spelling of yes, NO is the spelling of no, just in case अगर आपको नहीं पता हो तो एरो के ऊपर बहुत सारी कंडीशंस लिखी है, yes और no। ये भगवान, क्या आएगा ये लोग का? अच्छा, और अगर कंडीशंस आप भूल गए तो आप क्या करोगे? कंडीशन जब भूल जाते हैं तो अपन क्या करते हैं? गोल्डन रूल है, किसी को पता ही होगा, जुगाड़ तो हम लोग ने किए ही है बहुत। एरो के ऊपर की कंडीशन भूल गए तो क्या डालते हैं अपन? हीट डालते हैं, यस वेरी गुड, हीट डालते हैं। बराबर है, हीट डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि सर मालूम है कि हीट देंगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो ही जाएगा। व्हाट इज हीट? डू यू अग्री दैट हीट इज नथिंग बट इंक्रीजिंग टेम्परेचर? यस? Yes, sir. ओके, सो दैट मीन्स दैट वी ऑल अग्री दैट सर कि टेम्परेचर को बढ़ाने से कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। सो टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ने वाला है, ये फिक्स है। Okay, we all know from the first rate law that R is equals to K into A raised to X. A raised to X is nothing but concentration. मेरा सेंटेंस फिर से सुनो, टेम्परेचर के बढ़ने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। ये सेंटेंस में मैंने कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कुछ बोला क्या? टेम्परेचर के बढ़ने पे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कुछ भी मेंशन कर रहा हूं मैं, यस और नो? No, sir. ओके, सो अगर सर रेट बढ़ रहा है और कॉन्सेंट्रेशन को अपन हाथ नहीं लगा रहे हैं, तो कोई बताएगा कि और क्या है जो बढ़ सकता है? कॉमन सेंस। इक्वल टू का साइन दिख रहा है आप लोगों को?
तो सर इक्वल टू का साइन अगर है, टेम्परेचर के बढ़ने पे रेट बढ़ रहा है और ये इक्वेशन है, इसका लेफ्ट हैंड साइड अगर इंक्रीज हो रहा है तो राइट हैंड साइड भी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन राइट हैंड साइड पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ नहीं रहा है, तो बचा क्या, के बचा ना, हाँ तो के बढ़ेगा। पब्लिक समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? यस सर। पब्लिक हाँ, एवरीबडी श्योर? तो इसका ये मतलब है कि दो अलग अलग टेम्परेचर पे आपके दो अलग अलग के वैल्यूज हो सकते हैं। यस yes sir. पब्लिक एवरीबडी यस? यस ओके, तो अभी मुझे एक ऐसा इक्वेशन या एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें ये चारों लोग एक साथ आ जाए। ओके, एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें ये चारों लोग एक साथ आ जाए, और मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला ऑलरेडी है। सर किधर है? वी हैव अ फॉर्मूला log ऑफ k इज इक्वल्स टू log ऑफ a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। तो ये वाला इक्वेशन को मैं दो बार यूज करेगा, एक बार K1 T1 के लिए और एक बार K2 T2 के लिए। पब्लिक ये समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं? Yes, sir. अभी ये दोनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन करता हूं बाय डूइंग दिस, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। प्लीज हेल्प मी। 2 माइनस 1 कैसे करेंगे? log K2 माइनस पब्लिक इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कैसे करेंगे? log K2 माइनस ओके Okay, one. log K1 इज इक्वल्स टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 माइनस, अभी क्या आएगा? Minus EA upon 2.303. नहीं, माइनस log A आएगा, ये वाला 1 इक्वेशन वाला। यस और नो? Yes sir. और फिर ये माइनस का प्लस हो जाएगा ना, बिकॉज दो बार माइनस है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस EA अपॉन 2.303 RT1। पब्लिक एवरीबडी प्लीज लुक एट इट। डू यू ऑल अग्री? ये वाले ब्रैकेट को मैंने माइनस में रखा है यहाँ पे। गाइज एवरीबडी यस और नो? यस सर। ओके, अब ये log है और ये log है कैंसिल होएगा, मेरे पास क्या बचेगा? log K2 माइनस log K1 कैन बी रिटन एज log K2 by K1। एवरीबडी ओके विद दिस? यस सर। यस इज इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव वाले को मैं आगे ले लेता हूँ, EA अपॉन 2.303 RT1 माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। सो log ऑफ K2 by K1 is equals to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. So log of K2 by K1 is equals to EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2। दिस इज माई फॉर्मूला। इसमें आपको चार वेरिएबल्स दिख रहे हैं, K2 है, K1 है, EA है, T1 है, T2 है। सॉरी, 5 वेरिएबल्स है। ये 5 में से कोई भी 4 आपको दिए जाएंगे और 5वां वैल्यू आपको ढूंढना रहेगा। गाइस प्लीज राइट डाउन दिस एंड प्लीज लेट मी नो अगर आपको नहीं समझा हो तो। सर आई एम क्लूलेस बिकॉज ये जो भी आपने लिखा, अभी मैं टेक्स्ट बुक लेके बैठी हूँ, ये चीज कहीं दिख ही नहीं रही है। बेटा It तो is- वही तो मैं बोल रहा हूँ तेरे को, तू टेक्स्ट बुक क्यों देख रही है? मैं जब सिखा रहा हूँ यहाँ पे प्यार से, तो इधर देखना। अरे सर, लेकिन रेफरेंस लेने के लिए, बस पढ़ने के लिए देख रही थी। बराबर है, पहले मेरे को ये बता कि तेरे को ये डेरिवेशन समझा क्या, क्योंकि तेरा ध्यान बुक में था। हाँ, थोड़ा बहुत समझा। थोड़ा बहुत ना, क्योंकि पहले डेरिवेशन समझ लेना, बाद में कोशिश कर बुक में देखने का मिलता है कि नहीं मिलता है। एनीवेज वापस से बताता हूँ, गिव मी 1 मिनट, पहले लिख लो ये।
Guys, let me know once you are done writing. Guys, done writing? Yes, sir. Public others? Yes, sir. Okay. So this topic will actually, as per your textbook, this topic will come under effect of temperature on the rate of reaction. ओके जैसा मैंने कहा कि अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ऑफकोर्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, तो रेट अगर बढ़ेगा तो ऑफकोर्स रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी बढ़ना चाहिए, बिकॉज R इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू समथिंग, ओके, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. अपने को अगर रेट बढ़ाना है तो राइट हैंड साइड पे भी कुछ इंक्रीज करना होगा, और अगर राइट हैंड साइड पे अपन रिएक्टेंट को कांस्टेंट रखेंगे, रिएक्टेंट को अगर हम यहाँ हाथ नहीं लगाएंगे तो एक ही चीज बचती है जो बढ़ सकती है, वो कौन सी है? वो है के. इसका क्लियर कट मतलब ये है कि दो अलग अलग टेम्परेचर पे जब दो अलग अलग रेट्स होती है तो दो अलग अलग के वैल्यू भी बनते हैं. पब्लिक एवरीबडी येस और नो विद दिस? Yes. ओके, सो वी हैव वन इक्वेशन जिसमें log k भी है और टेम्परेचर भी है, दोनों ही है. ओके, ये सेम चीज मैं फिर से लिख रहा हूँ, प्लीज पब्लिक ध्यान दीजिएगा. ओके, सो एक बार मैंने T1 और K1 लेके लिखा है, सेम इक्वेशन में दूसरी बार लिखता हूँ K2 log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2. ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है. अभी मैं 2 माइनस 1 करूँगा तो log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1, ये तो ऐसे हो गया. अभी ये देखो, ये पूरा पार्ट, ओके, विच इज log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 माइनस, अब ये वाला पूरा पार्ट ब्रैकेट में रख रहा हूँ, log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1. पब्लिक एवरीबडी ओके विद दिस? अभी log K2 minus Yes. log K1 can be written as log of K2 upon K1 is equals to log A minus EA upon 2.303 RT2. अब ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये माइनस log A हो जाएगा, और ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा वाला Plus. प्लस हो जाएगा कि नहीं? Plus. प्लस EA अपॉन 2.303 RT1. ये माइनस log A प्लस log A कैंसिल, एंड देयरफॉर वी आर लेफ्ट विथ, ये जो पॉजिटिव वाला है उसको मैं आगे लेता हूँ और जो नेगेटिव वाला है उसको मैं पीछे रखता हूँ. अभी ब्रैकेट कॉमन कर, अभी कॉमन निकालेंगे, log ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू, देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है, EA कॉमन है 2.303 और R कॉमन है. R, हाँ. ओके, तो
बाहर बचा क्या 1 माइनस T1 और 1/1 माइनस 1/T1 माइनस 1/T2। अभी अगर मैं एलसीएम निकालूंगा इसका तो मेरा फॉर्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा 2.303 R T2 माइनस T1/T1 T2। समझ में आया ये? हाँ। हाँ, अभी ये डेरिवेशन है। दिस इज अंडर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन नहीं दिया है कोई बात नहीं, तो फॉर्मूला पे ध्यान दो। ओके, दिया है एनसीईआरटी में। दिया है तो बढ़िया है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, तो फॉर्मूला पे फोकस करो। ओके। ओके, public, are we done writing? Yes, sir. All right, so what we'll do is we are pretty much done with our chapter. आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे और अगले लेक्चर में सिर्फ एक छोटा सा थियरी पार्ट बचता है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अपन ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लिया है, अभी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देखेंगे और न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। इन द मीनवाइल अगर आपसे हो सके तो खुद से जरा न्यूमेरिकल्स एक दो बार ट्राई करके देखिएगा। ओके, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो न्यूमेरिकल्स है एक बार ट्राई कीजिएगा, जितने भी फॉर्मूले अपने को आते हैं उसको यूज करके। नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं है, आई विल बी डिस्कसिंग एवरी सिंगल न्यूमेरिकल विद यू, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, बट इफ पॉसिबल ट्राई by yourself also. Okay guys? Okay, sir. हाँ बेटा। Can I have your number, please, so that I can contact you if I have any doubt? नो बेटा, आप डायरेक्टली मैम से बात कीजिए, जो भी डाउट रहेगा मैम के थ्रू आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। ओके। ओके Thank ओके you. बेटा, ऑल राइट, चलो गाइस, बाय, थैंक यू।